न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनाली चोपड़ा। आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक गैस अर्थव्यवस्था का पर्यावरण पर प्रभाव। क्योंकि आज का टॉपिक अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से रिलेटेड है, तो यह है जीएस पेपर 3 से रिलेट होगा। तो जल्दी से देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये खबरों में क्यों हैं। उसके बाद जो हाल ही में अध्ययन हुआ है उसकी मुख्य बातें देखेंगे। प्राकृतिक गैस अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे कार्बन टैक्स के बारे में। फिर जानेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास, उससे जुड़ी चुनौतियां, आगे की राह और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। हाल ही में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल पर एक अध्ययन किया गया है और उसके प्रभाव देखे गए हैं अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर। यह अध्ययन आईआईटी बॉम्बे और ऑस्ट्रेलिया की मोनाह यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया। इसी अध्ययन को एक पत्रिका में भी छापा गया जिसका नाम है एनर्जी पॉलिसी पत्रिका। तो अब जान लेते हैं कि आखिर अध्ययन में ऐसी क्या बातें कही गई हैं। इस अध्ययन में मेनली जो है प्राकृतिक गैस के उपयोग, उससे पड़ने वाले प्रभाव, उससे जुड़े कुछ उपाय ताकि इसके इस्तेमाल को बढ़ाया जा सके, इस बारे में चर्चा थी। तो अब देख लेते हैं अध्ययन के मुख्य पॉइंट्स। इसमें प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल से अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर बढ़ते प्रभाव पर खास चर्चा की गई। इसके अलावा प्राकृतिक गैस के उपभोग और उत्पादन के गलत ट्रेंड्स के चलते जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद घरेलू स्तर पर तैयार प्राकृतिक गैस के डिप्लीशन के कारण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़े हैं, इस अध्ययन में कहा गया है। इसके अलावा भविष्य में ऐसा इस अध्ययन में जताया गया है कि भविष्य में ओजोन परत जो है उसको भी नुकसान हो सकता है। ओजोन परत हमारी पृथ्वी को सूर्य की अल्ट्रावायलेंट किरणों से बचाता है। अगर ओजोन परत ना हो तो ये अल्ट्रावायलेंट रेज जो है सूर्य की, वो डायरेक्ट पृथ्वी पे आएंगी, जो कि बहुत खतरनाक हो सकती हैं। तो इस अध्ययन में बताया गया है कि इसमें भविष्य में ये चिंता जताई गई है कि ओजोन परत को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन, ये भी प्रभाव आगे देखने को मिल सकता है। जलवायु परिवर्तन यानी कि वैश्विक तापमान के चलते जो मौसम के पैटर्न में बदलाव होता है वो भी आगे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इस अध्ययन में कहा गया कि भारत में इस ट्रेंड को रोकने के लिए कार्बन टैक्स लगाने की जरूरत है। कार्बन टैक्स यानी कि जो उद्योग या फिर जो कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा करते हैं उन पर टैक्स लगाना चाहिए। या फिर इसका एक और तरीका है कि जो गतिविधियां हैं जिनके जरिए कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होता है उन गतिविधियों पर या तो रोक लगे, या फिर जहां पे ये गतिविधियां ज्यादा होती हैं उन पर टैक्स लगाया जाए। ऐसे विद्युत संयंत्र या फिर उर्वरक उद्योग और उपभोक्ता जो उच्च स्तर पर कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उन पर कार्बन टैक्स लगाने की सलाह दी गई है इसमें। इसके अलावा अगर इसमें जो है अगर ये कार्बन टैक्स लग जाता है तो उर्वरक के क्षेत्र में जो एक सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा, तो सब्सिडी यानी कि गवर्नमेंट द्वारा धन का हस्तांतरण किया जाता है किसी भी उत्पाद पे, उससे क्या होता है उस उत्पाद की कीमत जो है कम हो जाती है। अगर ये टैक्स लिया जाएगा तो हमारी जो सब्सिडी का जो राशि है वो कुछ हद तक कार्बन टैक्स से जो है रिकवर हो सकती है। इसके अलावा जो इसमें और भी उपाय बताए गए हैं कि अगर प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को बढ़ाना है तो उससे जुड़े कुछ उपाय बताए गए हैं इस अध्ययन में, जैसे कि प्राकृतिक गैस को स्वच्छ ईंधन के तौर पर विकसित करना होगा। इसके अलावा प्राकृतिक गैस द्वारा पार्टिकुलेट मैटर्स, ऐश या फिर ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करना होगा। ग्रीन हाउस गैसेस में जो है नाइट्रस ऑक्साइड, इसके अलावा कार्बन, ये सब आती हैं, तो उनका उत्सर्जन कम करना होगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो फ्यूल मार्केट है उन पर कार्बन टैक्स लेना होगा। ऐसा करने से उर्वरक क्षेत्र में दी जाने वाली यूरिया सब्सिडी, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक सब्सिडी दी जाती है सरकार द्वारा यूरिया पे, तो उससे क्या होगा कि सरकार इसकी कम से कम 70% की सब्सिडी देती है यूरिया पे, जो कि कार्बन टैक्स के जरिए 44% तक रिकवर की जा सकती है। तो ये थी अध्ययन की बातें, पर इस अध्ययन से जुड़ी कुछ चिंताएं भी जताई गई हैं, उनको देख लेते हैं। इसमें यह कहा गया है कि 2040 तक भारत के प्राकृतिक गैस रिजर्व जो है वो समाप्त हो जाएंगे।
अब जब कोई चीज़ समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है तो उस चीज़ की जो है कीमत बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। ये इकोनॉमी का पार्ट है कि जब किसी चीज़ की जो है उपलब्धता जो है बहुत कम होती है तो अपने आप ही उसकी कीमत जो है बढ़ जाती है। अगर 2040 तक ये प्राकृतिक गैस रिजर्व समाप्त हो जाते हैं तो इससे क्या होगा, दाम बढ़ सकते हैं, दाम दुगने दाम तक पहुंच सकते हैं भारत में उत्पादित गैस के। इसके अलावा दाम बढ़ने से और क्या क्या होगा, ऊर्जा, उर्वरक और परिवहन जैसे क्षेत्रों को आयातित एलएनजी पर निर्भर करना पड़ेगा। एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जो गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में इंपोर्ट की जाती है, आयात की जाती है, उसके बाद उसको गैसिफिकेशन के जरिए जो है गैस में चेंज किया जाता है। तो अगर दाम बढ़ जाते हैं तो एलएनजी पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसके अलावा भारत में घरेलू गैस उत्पादन 2011 से ही कम होता जा रहा है और ऐसे में भारत को लिक्विफाइड नेचुरल गैस के आयात पर निर्भर होना पड़ेगा। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया, यह भी चिंता जताई गई है कि भविष्य में घरेलू गैस केवल शहरी उपभोक्ताओं को ही के लिए ही बचेगी, मतलब इतनी कम होती जाएगी धीरे धीरे कि वो लास्ट में जो है केवल शहरी उपभोक्ताओं के लिए ही बचेगी। अगर भारत आयातित एलएनजी पर अधिक निर्भर रहेगा तो उससे क्या होगा, भारत के भू राजनीतिक हित भी जो है प्रभावित होंगे। तो ये थी अध्ययन से जुड़ी बातें। अब जान लेते हैं प्राकृतिक गैस अर्थव्यवस्था क्या है। गैस जो है एक सबसे साफ, एक तरह से हम कह सकते हैं फॉसिल फ्यूल है। गैस आजकल हर जगह ही यूज हो रही है, यहाँ तक कि हमारे व्हीकल्स में, इसके अलावा जो हम खाना बनाते हैं उसमें भी हम गैस का ही उपयोग करते हैं। तो गैस कितनी ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो प्राकृतिक गैस जो है वो, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वो लिक्विड फॉर्म में जो है इंपोर्ट की जाती है। तो प्राकृतिक गैस के जो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स में पाई जाती है। भारत में जो ये पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं, जो हमारा ये स्रोत है, वो कहाँ पर है भारत में, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के अपतटीय इलाकों में इसके स्रोत हैं, यहाँ पर ये पाई जाती है। इसके अलावा जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है तो यह रिलीज होती है और इसमें मीथेन की मौजूदगी होती है। भारत में जो कुल ऊर्जा खपत है उसमें प्राकृतिक गैस का लगभग 6% हिस्सा है। 2025 तक यह हिस्सा बढ़कर यह अनुमान है कि यह हिस्सा जो है 10% हो सकता है और 2030 तक यह हिस्सा 15% तक करने का जो है सरकार का लक्ष्य है। भारत में प्राकृतिक गैस का अधिकांश उत्पादन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी द्वारा किया जाता है। भारत की प्राकृतिक गैस की मांग की अधिकांश आपूर्ति आयातित एलएनजी से होती है। इसके अलावा भारत में प्राकृतिक गैस के अधिकांश स्रोत अधिक गहरे जलीय क्षेत्र में हैं, इसलिए इसके एक्सट्रैक्शन के लिए विशेष तकनीकों की जरूरत है। अब जान लेते हैं कार्बन टैक्स क्या है। जो कार्बन टैक्स है वो जो उद्योग ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं उन पे लगाया जाने वाला टैक्स है। ऐसा टैक्स 2019 में कनाडा में भी इम्पोज किया गया था। तो यह जो है किसी भी ईंधन जैसे कोयला, तेल और गैस के दहन पर लिया जाने वाला यह शुल्क है जो कार्बन टैक्स कहलाता है। इसके अलावा कार्बन टैक्स फॉसिल फ्यूल के दहन को कम करने के लिए और वर्तमान में एक महत्वपूर्ण नीति ताकि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। तो मेनली जो है ये कार्बन टैक्स किस लिए होता है कि ताकि कार्बन के उत्सर्जन को कम किया जा सके। अब जान लेते हैं जो सरकारी प्रयास है इससे रिलेटेड उसके बारे में। सबसे पहले है पेरिस समझौता। पेरिस समझौता भी जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक समझौता किया गया था और इसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो समस्याएं आ रही हैं उनसे निपटने के लिए ये समझौता किया गया था। जैसे कि कार्बन उत्सर्जन में सबसे पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पर अमेरिका है और उसके बाद भारत है। तो इस समझौते पर साइन करने का मतलब है कि जो भी कंट्रीज इस पे साइन करेंगी वो इसमें जो है अपने देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगी। तो पेरिस समझौता था, भारत इसमें शामिल है। इसके अलावा इसके तहत जो भारत ने प्रतिबद्धता जताई है आईएनडीसी के तहत, आईएनडीसी यानी इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस,
तो इसमें क्या है, 2030 तक भारत का ये लक्ष्य है कि जो जीडीपी के उत्सर्जन की क्षमता है उसको 30 से 35% तक कम करना। इसके अलावा वनीकरण के जरिए 2023 तक 3 बिलियन तक का अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार करना और इसके अलावा 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी का हिस्सा बढ़ाकर 40% करना। तो ये पेरिस समझौते का था। इसके अलावा और भी सरकारी प्रयास किए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इस अलायंस के तहत जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो देश आते हैं उनको एक मंच पे लाने का ये एक प्रयास है। इसमें क्योंकि कर्क और मकर रेखा जो है, इसमें जो है हम ज्यादातर देखेंगे कि यहाँ पर जो है सूरज की रोशनी पूरे 12 महीने रहती है, तो यहाँ पर सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल देखा गया है। तो इस क्षेत्र में जितने भी जो है देश आते हैं उनको एक मंच पर लाया जाता है इसमें। इसके अलावा इसकी स्थापना पेरिस समझौते के दौरान हुई थी। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति होलांदे ने इन्हें लॉन्च किया था। इसके अलावा इन देशों में ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा जैसे संसाधनों पर निर्भरता बढ़ाने का उद्देश्य था ताकि सौर ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। इसके अलावा और जो प्रयास है हमारी सरकार के वो है NAPC 2008। ये 2008 में जो है ये आया था और जब मनमोहन सिंह जो है वो हमारे प्रधानमंत्री थे उस वक्त इसको जो है लागू किया गया था। इसमें जो है देश की मुख्य पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए प्रयास किए गए थे। इसमें 8 मिशन थे। सबसे पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन। इसके अलावा संवर्धित ऊर्जा क्षमता पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, ये 8 मिशन है जो उसके तहत है NAPC के तहत। इसके अलावा सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, हिमालयी पारितंत्र यानी इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, इसके अलावा हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो ये 8 मिशन है जो उसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा और भी प्रयास किए गए हैं सरकार द्वारा, उनको भी देख लेते हैं। भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ये जो है पेरिस समझौते के अंतर्गत ही किया गया है। इसके अलावा इसमें 100 गीगावाट सौर ऊर्जा, जो ये 175 है इसमें 100 गीगावाट जो है सौर ऊर्जा है यानी सोलर एनर्जी, 60 गीगावाट पवन ऊर्जा, इसके अलावा 10 गीगावाट जो है जैव ऊर्जा और 5 गीगावाट छोटे जल शक्ति संयंत्र हैं। तो ये 175 गीगावाट का जो लक्ष्य है वो इसके थ्रू जो है कवर होगा। इसके अलावा सरकार द्वारा और भी योजनाएं इसमें संचालित की गई हैं, जैसे राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला कार्यक्रम। प्रधानमंत्री उज्ज्वला कार्यक्रम में जो गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार रह रहे हैं उनको जो घरेलू गैस है LPG उसका जो है कनेक्शन दिया गया था इस कार्यक्रम के तहत। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत गोबर्धन योजना में जो है जो इसको भी जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसको जो है इस योजना को लाया गया था। इसमें जो मवेशियों का कचरा है उससे ऊर्जा बनाने का जो है इसमें योजना के अंदर था और इसके अलावा इससे रोजगार भी बढ़ा था। और इसके अलावा अब जान लेते हैं इससे जुड़ी कुछ चुनौतियां। सबसे बड़ी चुनौती है अगर कार्बन टैक्स लग जाता है तो जो उद्योग हैं जहां पर कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है तो वो जो है नो कार्बन टैक्स या लो कार्बन टैक्स कंट्रीज में शिफ्ट होने की उनकी संभावना है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस निष्कर्षण के लिए जो तकनीकें हैं उनकी कमी है। कार्बन टैक्स पर स्पष्ट नीति नहीं है तो उस नीति की भी कमी है। जब वो स्पष्ट रूप से जो है सामने आएगी तो उस पर कुछ काम किया जा सकेगा। अब जान लेते हैं ऐसे में आगे की राह क्या हो। सबसे पहले है नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन होना जरूरी है। इसके अलावा शोध और विकास को बढ़ावा देना चाहिए और कार्बन टैक्स के लिए नीति निर्माण करना चाहिए और उसका आकलन किया जाना चाहिए। तो अब जान लेते हैं आपका आज का प्रश्न। भारत ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के पूर्ण दोहन के समक्ष उपस्थित मुख्य चुनौतियों को भी गिनाइए।
तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।